हर रोज़ की तरह आज भी सोनाक्षी अकेली ड्राइंग रूम में उदास सी बैठी थी। लगातार टीवी देखकर वह बोरियत महसूस कर रही थी, इसलिए उसने टीवी बंद किया और अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई। उसके घर में दो नौकर, राजू और शुभा, जो कि राजू की पत्नी भी थी, आज छुट्टी लेकर जल्दी घर चले गए थे क्योंकि उनका बेटा बीमार था। कुछ समय बाद वह किचन से वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि रानी की फ़ोटो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अरे ये नीचे कैसे गिर गई? ये बड़बड़ाते हुए उसने फ़ोटो को वापस उसके स्थान पर रख दिया। रानी अभिषेक की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्यवश अब वह इस दुनिया में नहीं थी। फ़ोटो देखकर लग रहा था कि वह सुंदरता में किसी से कम ना रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाब की पंखड़ियों से पतले होठ। सोनाक्षी शादी से पहले एक लड़के जिसका नाम मोहित था उससे प्यार करती थी, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी अभिषेक से कर दी थी। रात को 10 बजे अभिषेक ऑफिस से लौटा तो सोनाक्षी उससे शिकायत कर बैठी, यार तुम हर रोज़ इतनी देर से क्यों आते हो? मैं यहाँ सारा दिन अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तब अभिषेक ने उसे बताया कि वह अपने नौकर राजू के बेटे का हाल जानने अस्पताल चले गए थे, इसलिए उन्हें देर हो गई। अब कैसी तबीयत है? सोनाक्षी ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। अभिषेक ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, कुछ पता नहीं चल रहा यार। डॉक्टरों के तो समझ में ही नहीं आ रहा कि साला बीमारी क्या है। उसे दौरे आते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। कभी कुछ बड़बड़ाने लगता है, कभी उसकी आंख लाल हो जाती है। ना जाने डॉक्टर भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसकी बीमारी अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया। ये सुनकर सोनाक्षी चौंक गई और वो थोड़ा संशय के साथ बोली, हाँ ये कैसी अजीब सी बीमारी है? अरे कहीं कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है? उसे सोनाक्षी के कंधे पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहा, भगवान से दुआ करो कि जो हो अच्छा हो। उसके पैसे मैंने भर दिए हैं, बाकी बस लड़के की जो बीमारी है उसमें कोई कमी ना रहे। इसके बाद सोनाक्षी ने भी हामी भरी। अब उसके बाद रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का थका हारा अभिषेक काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, मगर सोनाक्षी की आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। वह अपने नौकर के बेटे सौरभ के बारे में बड़ी गहराई से सोच रही थी, जो कि सिर्फ 13 या 14 साल का रहा होगा। ऐसी बीमारी जिस पर डॉक्टर भी मौन है, सारे लक्षण अजीब हैं। कहीं सचमुच तो कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसा ना हो। ऐसा कुछ सोचते हुए पता नहीं कब नींद ने अपनी आगोश में उसे ले लिया। अभी उसे सोए हुए थोड़ा समय ही बीता था कि तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई गेट खटखटा रहा हो और चू चू सी आवाज़ कर रहा हो। सोनाक्षी की आंखें इन आवाज़ों से खुल गईं। उसने लाइट ऑन की और अभिषेक की ओर देखा। वह काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। सोनाक्षी की नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी, जो हवा के कारण इधर उधर होकर ये अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की को बंद कर दिया। अभी वह खिड़की को बंद करके पलटने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र घर के लान की ओर चली गई और वह सिर से उठी, क्योंकि एक काली छाया जो घर के बाहर बड़ी अजीब तरह से हिल रही थी, जो उसे कुछ ही पल दिखकर कहीं अंधेरे में गुम सी हो गई। सोनाक्षी का दिल धक धक कर रहा था। अरे क्या था ये? क्या उसे अभिषेक को जगाना चाहिए? मगर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपना इरादा त्याग दिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। नई सुबह अच्छी खबर के साथ नहीं आई थी। सौरभ, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। वह कभी हंसता था
तो कभी रोता था। राजू घर का पुराना नौकर था, इसलिए अभिषेक ने सौरभ के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। एक अनुभवी डॉक्टर गौरव शिंदे, जो कि शायद अभिषेक का दोस्त भी था, उसने कहा, कुछ मर्ज ऐसे होते हैं अभिषेक, जिनका इलाज हमारे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। जिसे हम ओझा और तांत्रिकों के नज़रिए से देखें तो उसे भूत प्रेत का साया या आदि भी कहते हैं, मगर शायद मेडिकल साइंस इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और आप क्या, आप इन सब पर विश्वास करते हैं? अभिषेक ने डॉक्टर से पूछा। हाँ बेशक मानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मरीज को यहाँ से लेकर किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाएं? अभिषेक ने डॉक्टर से कहा। अगर आप जैसे डॉक्टर भी इन बकवास बातों को सच मानते रहे तो फिर मरीजों को तो भगवान ही बचाए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मरीज़ को यहाँ से ले जाएं, मगर ज़रा आप ही सोचिए कि मरीज़ की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मेडिकल केस नहीं है, बल्कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का केस है। अभी वे दोनों ही बात कर रहे थे कि एक नर्स भागी हुई आई और उसने डॉक्टर को बताया कि सौरभ को फिर से दोहरे आ रहे हैं। कुछ पल बाद ही डॉक्टर और अभिषेक सौरभ के कमरे में जा चुके थे। उसे कई नर्स और डॉक्टर पकड़े हुए थे, फिर भी वह उनसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको, ये चिल्ला रहा था वह। उसकी आवाज़ किसी औरत की तरह लग रही थी, आंखें जैसे आग उगल रही थी, चेहरा भभक रहा था। उसकी इस हालत को देखकर उसके माता पिता आंसू बहाने के सिवा और क्या कर सकते थे। जब अभिषेक कमरे में आया तो वह और ज़्यादा भड़क गया। मरेगा तू भी, नहीं बचेगा तू, वैश्याना आवाज़ में अभिषेक को देखकर गुर्राया वह। तेरे गुनाहों की सजा तुझे तुझे मिलेगी, जैसे इसने तेरे गुनाहों की सजा भुगती है, इसे तो मैं लेकर जाऊंगी ही। सौरभ का पिता राजू ये देखकर कांप उठा। वह बड़बड़ाया, ये वही है और ये पे किसी को नहीं छोड़ेगी। सौरभ के नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। अभिषेक हैरान था कि वह उसको निशाना बनाकर कुछ कह रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ को नहीं बचाया जा सका। कुछ घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। घटना ने अभिषेक और सोनाक्षी को हिलाकर रख दिया। जब अभिषेक ने उसे अस्पताल की सारी घटना बताई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था, मानो या ना मानो अभिषेक, जिसे सौरभ को मार डाला। और शायद अब वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। उसे तुमको भी धमकी दी है। अगर वह किसी की आत्मा है तो वो हमें क्यों परेशान कर रही है, और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? झुंझुलाई हुई सोनाक्षी ने अभिषेक से ये बात पूछी और अभिषेक खामोश था। कमरे से बाहर खड़ा राजू जैसे मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये वही है, हाँ वो उसके सिवा और कोई नहीं है, पागलों सा बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। घटना के 2 दिन बाद सोनाक्षी घर पर अकेली थी। रात के 9 बज रहे थे। अभिषेक आज रात किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नौकर अपना काम निपटाकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। आज से पहले कभी सोनाक्षी को डर नहीं लगा था, मगर आज वह डरी हुई सी थी। जरा सी आहट होते ही उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती थीं। कुछ दिन पहले सौरभ के साथ घटी भयानक घटना ने उसको दहला कर रख दिया था। घड़ी ने रात के 10 बजने की सूचना दी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि ऐसी आवाज़ हुई,
जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की खोल रहा हो। सोनाक्षी की जैसे सांसें अटक गई। वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लाइट जलाकर देख सके। लेटे लेटे ही उसने अंधेरे में देखने की कोशिश करी। तभी वह चौंक उठी। खिड़की खुली हुई थी और एक काली परछाई उसमें नजर आ रही थी। वह इतना डर गई कि उसके मुंह से चीख भी निकल गई। खुली खिड़की में जो एक काली परछाई नजर आ रही थी, उसके डर से ही वह जाके बेड पे बैठ गई। वह परछाई अब खिड़की के बाहर आ चुकी थी और अब धीरे धीरे भीतर आ रही थी। सोनाक्षी को अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सोचने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। वह काली छाया निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी सी बजी और वह अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। तभी अंधेरे में रखी हुई एक कीमती मूर्ति से न जाने कैसे उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा नीचे गिरी और सन्नाटे को चीरती हुई चीख उसके मुंह से निकल गई। मगर गिरने की परवाह ना करते हुए वह फिर से उठी और कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उसकी नज़र खिड़की पर गई तो वह चौंक उठी। वहां पर कोई नहीं था, मगर खिड़की अभी भी खुली हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने खिड़की बंद कर दी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी हिम्मत जैसे अब जवाब दे गई थी। उसमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो खिड़की के पास जाकर देख सके आखिर कौन है जो इस तरह से उसको डरा रहा है। इसके पीछे क्या मकसद है उसका। इस तरह के अनसुलझे सवाल सोनाक्षी के दिलो दिमाग में घुमड़ रहे थे। अभी वह इन विचारों में खोई हुई थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से कांप गई। हलक जैसे उसका सूख गया। वह एकदम से पीछे मुड़ी तो उसके सामने शुभा खड़ी थी, उनकी नौकरानी। साथ में राजू भी था। वे दोनों उसकी चीख सुनकर अपने क्वार्टर से सीधा यहाँ ऊपर आ गए थे। उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हरदम रहती है, इसलिए उनके अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। क- क्या हुआ मेम साहब, आप चीखी क्यों थी? शुभा ने सोनाक्षी से चौंकते हुए पूछा। सोनाक्षी जो अब तक डर से उभरी नहीं थी, उसने कहा, वहाँ खिड़की पर कोई था, एक काली परछाई सी। ये कहकर वो रो पड़ी थी। राजू चुपचाप पीछे खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके बेटे का यूं भयानक तरीके से मारा जाना, यहाँ काले साए का दिखाई देना, क्या इन सब के पीछे वही है? जैसे सवाल वह खुद से पूछ रहा था। अगले दिन अभिषेक घर लौटा तो सोनाक्षी ने रात में घटी जो सारी घटना थी वो उसको बता दी और साफ साफ कह दिया कि आज के बाद रात में वह अकेली इस घर में कभी नहीं रुकेगी। अभिषेक इस बारे में फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर क्या माजरा है। घर में रात को घुसने वाला था कौन? कोई चोर या फिर सच में कोई आत्मा जो हमारे पीछे पड़ चुकी है? कुछ सोचते हुए अभिषेक ने सोनाक्षी से कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने मम्मी पापा के यहाँ चले जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मैं भी अपने सारे ज़रूरी काम निपटा लूँगा। सोनाक्षी को भी ये उसका आइडिया अच्छा लगा। सोनाक्षी को उसके घर बेचकर उसी शाम को अभिषेक ने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये खिड़की की काली परछाई का चक्कर क्या है? कहीं कोई चोर तो नहीं? राजू ने कहीं शून्य में ताकते हुए जवाब दिया, मालिक, मुझे नहीं लगता कि वह कोई चोर था, क्योंकि 2 बार वह इस घर में दाखिल होने के बाद भी एक सुई तक उठाकर नहीं ले गया। अगर वह कोई चोर होता तो क्या यूं ही खाली हाथ लौट जाता? अभिषेक को उसकी बात में वजन नजर आया। तो फिर और कौन हो सकता है? अभिषेक ने कहा, साहब, ये वही है जिसने मेरे बेटे सौरभ की जान ली है।
कहते हुए उसकी आंखों में खौफ सा नजर आया। और अब उसी का मनुष्य साया इस घर पर मंडरा रहा है। अब आगे तो भगवान ही मालिक है। क्या बेसर की बातें कर रहे हो यार राजू, अभिषेक ने झुंझला कर कहा। मुझे नहीं लगता ये कोई आत्मा का चक्कर है। तो फिर वह क्या था मालिक जो मेरे बेटे के शरीर में घुसकर बोल रहा था? वह लड़का होकर भी एक औरत की आवाज निकाल रहा था, और उसने आपको भी धमकी दी थी, वो भी खुलेआम सबके सामने। उसे आप भूल गए क्या? कुछ करना होगा मालिक, वरना पता नहीं अब आगे क्या होगा, और वो आत्मा किसे शिकार बनाएगी। एक पल रुककर फिर कुछ झिझकते हुए उसने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि हम उसको जानते हैं। मेरे ख्याल से वही है मालिक, जिसे मालिक आपसे मिलने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अचानक शुभा की आवाज़ ने राजू की बात बीच में काटते हुए कहा। अभिषेक की सींचें चिटक गई थी। बाहर ड्राइंग रूम में इंस्पेक्टर कमल शर्मा कुर्सी पर बैठे थे। कुछ देर बाद ही अभिषेक उनके सामने बैठा था। उसे याद आया कि घर आते ही उसी ने पुलिस को कॉल किया था। लंबी कदकाठी का मालिक था कमल। वह आज दूसरी बार अभिषेक के घर आया था। पहली बार तब जब उसकी पहली पत्नी रानी की मौत हो गई थी। तब भी उसने अभिषेक पर शक भरी नज़र डाली थी और तीखे सवाल किए थे, क्योंकि उसकी नज़रों में रानी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। आज भी उसने आते ही अभिषेक से पहला सवाल किया, हाँ तो अभिषेक जी, जब आपकी पत्नी के मुताबिक घर में कोई घुस आया था तब आप कहाँ थे उस वक्त? अभिषेक ने उखड़े से मन से जवाब दिया, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था। इतना बड़ा घर और अकेली बीवी, डर तो फिर लगना ही था। जब इंसान अकेला हो तो पर्दा भी भूत बनकर डराता है। इतने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, वैसे मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, आपकी बीवी के बयान लेना भी ज़रूरी है। बोलिए तो ज़रा उनको। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे उसकी मम्मी के पास भेज दिया है, उसके घर पर। दरअसल उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो मैंने कहा कि मेरा जो काम है वो भी हो जाएगा और बाकी उसका ध्यान भी उसके मम्मी पापा रख लेंगे। और ज़्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिनों के लिए गई है। बाकी अगर आपको जो भी बयान लेना है मुझसे ले लीजिए, या फिर मेरे नौकरों से बात कर लीजिए। अभिषेक ने इंस्पेक्टर से कहा, ठीक है अभिषेक साहब, बुलाइए ज़रा अपने नौकरों को, एक इंटरव्यू उनका भी हो जाए। ये कहकर कमल ने एक सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर बाद ही राजू और शुभा उसके सामने थे। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए उसने उन दोनों से कहा, कोई घर में आता है और फिर बड़े आराम से वापस भी चला जाता है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, और कोई चोरी भी नहीं हुई। बड़ा शरीफ चोर था भाई। तुम दोनों का कमरा मेन गेट के बिल्कुल करीब है। घर के पिछले हिस्से और दाएं बाएं की दीवारें बड़ी ऊंची हैं और उन पर कंटीले तार लगे हैं। अब बचता है मेन गेट, जिसके ऊपर चढ़कर कोई कोई अंदर घुस सकता है, और वह यहीं से घुसा होगा। अब सवाल ये है कि कोई अंदर घुस गया और तुमको कोई खबर तक नहीं हुई, कैसे भाई? राजू ने डरते हुए कहा, साहब 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 पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, इसलिए हम दोनों ज़रा जल्दी ही सो जाते हैं। जब रात में मेम साहब की चीख सुनी तब मेरी आँख खुली और मैं और मेरी घरवाली मेम साहब के कमरे की ओर भागे। इससे पहले कि वह कहीं इंस्पेक्टर कुछ और सवाल पूछ पाता, बीच में बोल पड़ा अभिषेक, मुझे अपने नौकरों पर पूरा भरोसा है, इनको परेशान करने से क्या होगा? कमल ने अभिषेक की ओर देखकर कहा, परेशानियां कभी पूछ कर नहीं आती अभिषेक साहब जी, भरोसे शब्द से खिलवाड़ करते हुए मैं रोज देखता हूँ। लोगों ने अपने बूढ़े माँ बाप को मार दिया, ये तो फिर भी आपके चमचे हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलता हूँ। अपने मम्मी पापा के पास आकर कुछ अच्छा महसूस कर रही थी सोनाक्षी। सबसे पहले वह जी भर के सोई। उसके बाद उसने कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार में चली गई।
वह मॉल के भीतर कुछ शॉपिंग के इरादे से जा रही थी, तभी उसको किसी से पीछे से पुकारा। उसने पलट कर देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि उसे पुकारने वाला अनुभव था। वही अनुभव जिसे शादी से पहले वह प्यार करती थी। "तु- तु- तुम तुम यहाँ?" लड़खड़ाते से सोनाक्षी ने, "मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है सोनाक्षी।" अनुभव सीधा मुद्दे पर आ गया। अब बात करने को हमारे बीच क्या है अनुभव? अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अब हम ना ही मिले तो बेहतर होगा। ये कहकर वह जाने लगी। "वो आदमी तुमको धोखा दे रहा है सोनाक्षी, वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है!" ये बोल के जोर से चिल्लाया अनुभव, जिसको सुनकर सोनाक्षी रुक गई। "सोनाक्षी, जिसकी तुम पूजा करती हो ना, वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या बकवास है ये?" सोनाक्षी घुर्राई। "तुम उस आदमी से मेरी शादी को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मुझे झूठ का सहारा दे रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बेकार सी बेहूदगी का?" जानता था, मैं जानता था तुम यही कहोगी। चलो मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, फिर तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ना चाहते हुए भी सोनाक्षी को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ देर बाद वे एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। सोनाक्षी उसे प्रश्नवाचक नज़रों से घूर रही थी। अनुभव ने कहना शुरू करा, "कल रात को कहाँ थे आपके पति?" "वो ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर थे," फीकी मुस्कान के साथ अनुभव ने कहा। "कल रात को वह एक लड़की के साथ होटल ओबरॉय के एक रूम में थे। ये रहा सबूत।" ये कहकर उसने अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ दिखाई, जिसमें अभिषेक और एक लड़की अलग अलग पोज में नज़र आ रहे थे। सोनाक्षी पर जैसे पहाड़ गिर पड़ा। उसे अभिषेक से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और अनुभव कहता जा रहा था, "जिस वक्त अभिषेक होटल में कमरा बुक कर रहा था, संयोग से वहाँ मेरा एक दोस्त भी मौजूद था, जो तुम्हारे और मेरे बारे में सब जानता था। एक बार मैंने अभिषेक की फ़ोटो भी उसे दिखाई थी, इसलिए उसने अपने फ़ोन से ये फ़ोटो लेकर मेरे पास भेज दी। और ये कोई पहली लड़की नहीं है जो अभिषेक की ज़िंदगी में आई है। उसको शौक़ है नई नई लड़कियों से खेलने का। उसकी पहली बीवी, जो उसे टूट टूट कर प्यार करती थी, रानी, तुम्हें तो पता ही होगा, वो उसके बारे में सब जान गई थी, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। रानी अमीर बाप की इकलौती संतान थी। अभिषेक की शादी का मकसद ही उसकी दौलत को पाना था। उसकी मौत के बाद सारी दौलत अभिषेक की हो गई। अब तुम सोच रही होंगी कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, या फिर मैं ये कैसे जानता हूँ। जिसका दिल टूटा हो वह किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने एक जासूसी एजेंसी से अभिषेक की एक एक जानकारी निकलवाई। अब जैसे पत्थर की मूरत की तरह उसकी एक एक बात सुनती रही सोनाक्षी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिषेक ये सब कर सकता है। अचानक वो अनुभव पर चिल्लाई, "अगर अगर ये सब झूठ निकला तो?" तभी अनुभव बोला, "तो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा।" अब एकाएक सोनाक्षी की आंखों में आंसू आने लगे। "क्या मिला तुमको ये सब करके? तुम्हें क्या मिला मुझे बर्बाद करके?" अनुभव ने भी उसे सवाल कर दिया। "आज तुम्हें मेरी बातें गलत लग रही हैं, मगर एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद सच्चाई अपनी आंखों से दिखेगी ना, तब तुम यकीन मानोगी मेरी बातों पर।" ये कहकर अनुभव वहाँ से उठ गया और जाते जाते कहा, "अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े ना, तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर सकती हो। तुम बदल सकती हो, मगर मैं नहीं।" उसने अपना फ़ोन नंबर टेबल पर रखा और वहाँ से चला गया। काली अंधेरी रात थी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। राजू और उसकी पत्नी अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। उनके कमरे के सामने से एक काला साया गुजर रहा था। रात के 11 बजने को थे। अभिषेक ने आज कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। बिना जूते निकाले ही वह सोफे पर पसरा था। कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से खुला और फिर बंद हो गया। इतनी तेज़ आवाज़ हुई थी कि नशे में होने के बावजूद
अभिषेक का ध्यान इस आवाज़ की ओर गया। वह बड़बड़ाया, अरे कौन है बे? मगर कोई आवाज़ नहीं। उसने सोचा कि उसने पी रखी है, इसलिए इसलिए कुछ भ्रम हो रहा है। मगर उसका ये वहम जल्दी ही मिट गया जब बिजली का बल्ब जलने बुझने लगा और फिर एक धमाके के साथ वो फूट गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। एक अजीब सी बात देखकर अभिषेक का नशा हिरन हो गया। उसे कुछ बहसा महसूस हुआ जब उसने सामने एक अजीब से नज़ारे को देखा, जिसकी आंखें एकदम लाल थीं, लेकिन उसकी शक्ल वगल कुछ भी नहीं दिख रही थी। बस वो एक काला साया था। तभी बाथरूम में पानी अपने आप चलने लगा, जिसका शोर अभिषेक साफ सुन सकता था। उसका दिमाग चकरा सा गया था। अरे साला, ये सब क्या हो रहा है? ये सोचते हुए वो नल बंद करने के लिए जैसी बाथरूम की ओर बढ़ा, तभी बाथरूम के अंदर जाकर वह कांप गया, क्योंकि शीशे पर खून से लिखा था, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अभी अभिषेक इन सब से उभर ही नहीं पाया था कि शीशे में एक आकृति सी उभरने शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक चेहरे का रूप लेती जा रही थी। कुछ देर बाद जो चेहरा अभिषेक के सामने था, उसे देखकर वह कांप उठा। तुम ये नहीं हो सकता। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास एक मिला जुला रूप बना रहे थे। टांगे उसके कांपने लगी थी, क्योंकि बाथरूम के शीशे में जो चेहरा बना था वह रानी का था। हाँ, वह रानी जो उसकी पहली पत्नी भी थी, जो कभी बेहद खूबसूरत थी, मगर इस समय उसका रूप बेहद डरावना था। लंबे लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें जिनमें नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, अजीब हरे रंग से उसकी आकृति दिख रही थी। वह रानी जो मर चुकी थी। वह डरकर बाथरूम से बाहर भागा, मगर उसके सामने रानी खड़ी थी। बदहवास होकर वह दूसरी तरफ भागा, मगर उस समय भी वह उसके सामने खड़ी हो जाती। इधर उधर भागकर वह अब थक चुका था और थककर चूर होकर वह भागते भागते एक कुर्सी में उलझकर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका सिर फर्श से टकराया और वह बेहोश हो गया। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई और शैतानी हंसे हंसते हुए कहा, अभी से ये हाल है कमीने? ये तो बस शुरुआत भर है। इतनी जल्दी नहीं मारूंगी तुझे मैं, तड़पा तड़पा के मारूंगी तुझे। तो तेरे सारे गुनाहों की सजा एक एक करके दूंगी, ताकि उनका अंजाम देखकर तू हर रोज डर कर के मरे। ये कहकर वह कहीं गायब हो गई। अभिषेक को जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वहाँ थोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसके साथ जो हुआ था, उस बात का खौफ अब भी उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। उसे होश में आते देखकर राजू और शोभा के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। सोनाक्षी भी वहाँ मौजूद थी। उसने भी अभिषेक के होश में आने की भगवान से कामना करी। और जैसे ही अभिषेक होश में आया, उसने राहत की सांस ली। ऐसी खबर सुनकर वह खुद को वहाँ आने से रोक ना सकी। अनुभव की कई बातें भी उसके दिल दिमाग पर छाई हुई थी, मगर इस समय उसे ये बातें कहने और सुनने का अच्छा वक्त नहीं लग रहा था। अनुभव की बातें झूठी भी तो हो सकती हैं। हो सकता है वह मुझे पाने के लिए कोई हड़कंप अपना रहा हो, जिससे अभिषेक और मेरे बीच में सब खत्म हो जाए। अभिषेक ने डॉक्टर और सोनाक्षी को सच नहीं बताया था। उसने उनको बताया कि ज़्यादा शराब पीने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया था और वह गिर गया था। मगर उसकी ये बात एक आदमी के गले नहीं उतर रही थी। वह आदमी था राजू। वह शक की निगाहों से अपने मालिक को देख रहा था, मगर उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा, इसलिए खामोश रहना ही उसने बेहतर समझा। उसे लग रहा था कि रानी की आत्मा ने प्रतिशोध लेने की शुरुआत कर दी है। 2-3 दिन में अभिषेक लगभग ठीक हो गया था। मौका पाकर राजू उससे अकेले में मिला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच जो बातें हो रही हैं उनको कोई तीसरा सुने। उसने सीधे सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मालिक,
मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि वह लौट आई है। उसी ने मेरे सौरभ को मारा है और अब हमको भी नहीं छोड़ेगी। वह एक भटकती रूह है जो रानी के सिवा कोई दूसरी नहीं है। परेशानी भरे अंदाज में अभिषेक ने भी कहा। आज से पहले मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था यार, मगर मगर मेरे साथ भी जो हुआ रहा है ना, जो मौत का खेल शुरू हो चुका है। एक बार तो मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। मगर सवाल ये है कि किस्मत के सहारे मैं कब तक बचूंगा यार। हमें कुछ करना होगा, हमें हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें तड़पा तड़पा के मारेगी। एक उपाय है मालिक, राजू ने कांपती आवाज में कहा। हमारे गांव के बाहर हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है जिसमें एक बुजुर्ग संत रहते हैं। बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने मार भगाया है। अगर हम वहां चले गए तो शायद हमारा कुछ हो सकता है। मरता क्या ना करता। अभिषेक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम कल ही वहां चलेंगे, मगर ध्यान रहे कि शोभा और सोनाक्षी से सिर्फ इतना कहोगे कि घर की सुख शांति के आशीर्वाद के लिए हम हवन करवाने जा रहे हैं। और हाँ, जो रहस्य हम अब सीने में दबाए हुए हैं उसे हमेशा दबाए रखना, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। मगर उसे पता नहीं था कि बाहर दीवार से सटकर खड़ी थी सोनाक्षी, जो ये सब सुन रही थी। इससे पहले कि अभिषेक को उसकी स्मृति का एहसास होता, वह वहाँ से हट गई और वापस अपने कमरे में आ गई। दरअसल उसे शक था कि अभिषेक उससे बहुत कुछ छिपा रहा है, इसलिए वह उस पर नज़र रखती थी। आज जब वह सोनाक्षी को सोते हुए जानकर कुछ चौकन्ना सा होकर कमरे से बाहर निकला तो सोनाक्षी को शक हुआ और वह उसके पीछे पीछे चली गई। राजू और अभिषेक के बीच हुई रहस्यमयी बातें सुनकर वह हैरान रह गई थी। रानी के बारे में सुनकर तो उसकी रूह कांप गई थी। वह प्रेत आत्मा बनकर भटक रही है और वे दोनों किसी ऐसे रहस्य की बात कर रहे थे जिसके खुलते ही वे दोनों नहीं बचेंगे। ये सब क्या राज है? ऐसी अनेक बातें उसके दिलो दिमाग में घूम रही थीं। ये सोचते सोचते उसे रात को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में उसे एक ऐसा सपना आया जिसमें रानी और अभिषेक आपस में लड़ रहे हैं। रानी ने उसे धमकी सी दी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। गुस्से से बौखलाया अभिषेक भी उसकी ओर लपका और उसे जोर से धक्का मार दिया। असावधान रानी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई चली गई। लोहे का एक हिस्सा उसके सिर से टकराया और नीचे पहुंचा था उसका खून से सना जिस्म। कुछ देर तड़पने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। जब यह घटना घटी तो संयोग से राजू वहां पहुंच गया था। वह सब कुछ देखकर दहल गया, मगर अभिषेक ने उसे मोटी रकम का लालच देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। हत्या को मात्र एक दुर्घटना बता दिया। इसके बाद भी पुलिस इंस्पेक्टर कमल को अभिषेक पर कुछ शक भी था, मगर बिना किसी ठोस सबूत और गवाह के वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। नतीजा ये था कि हत्यारा अभिषेक और उसका सहयोगी राजू बच निकले। रही सही कसर डॉक्टर करण ने पूरी कर दी, जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभिषेक के मन मुताबिक बना दी। बदले में उसे भी पैसे दे दिए गए। मगर मरकर भी रानी वापस लौट आई थी अपना बदला लेने। उसने एक हाथ में राजू का कटा सिर ले रखा था जिससे लहू टपक रहा था। इतना भयानक सपना देखकर नींद खुल गई उसकी। उसने देखा कि अभिषेक गहरी नींद में सो रहा है। वह सपने के बारे में सोच रही थी। उसने जो देखा, क्या वह सच है? क्या रानी की हत्या हुई थी, वह भी अभिषेक के हाथों? लेकिन अभिषेक ने उसे मारा क्यों? ये राज अब तक राज ही था। उसे सपना क्यों आया? क्या रानी उसे कुछ बताना चाहती है? नए नए रहस्य खुल रहे थे और सोनाक्षी हैरान परेशान हो रही थी। नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह का सूरज एक ऐसी खबर लाया जिससे अभिषेक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डॉक्टर करण, जिन्होंने उसका साथ दिया था,
अब उनकी हत्या कर दी गई थी, वो भी बड़ी बेरहमी से। उसके हाथ पैर टूटकर मुड़े हुए थे, जैसे उनको किसी ने जबरदस्ती मोड़ दिया हो। जबान बाहर लटक रही थी, आंखें खुली की खुली थी। मरने के बाद भी उन आंखों में खौफ झलक रहा था। पुलिस हत्या की जांच कर रही थी, मगर अभिषेक और राजू जानते थे कि ये काम रानी की रूह ने किया है। एक एक करके वह अपने गुनहगारों को मार रही है। ये सोचकर उन दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। अब एक पल भी गवाए बिना वे दोनों राजू के गांव जमालगढ़ की ओर चल पड़े, जो यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर में था। उनके जाने के बाद सोनाक्षी ने एक पल भी ना गवाए। उसने अनुभव को बिना कुछ सोचे कॉल करा और कहा, अनुभव, तुम अभी इस वक्त कहाँ पर हो? जहाँ भी हो देखो, प्लीज़ मेरे घर आ जाओ। लो जल्दी से पता नोट करो। ये कहकर उसने अपना एड्रेस बता दिया और आगे की कार्रवाई के बारे में सोचने लगी। इसमें तो कोई शक नहीं रहा था कि अभिषेक एक अय्यास आदमी होने के साथ साथ रानी का हत्यारा भी था। करीब आधे घंटे के बाद ही अनुभव वहाँ पहुँचा। सोनाक्षी ने उसे सारी बात बताई और उसे सहायता मांगी। अनुभव उसको लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचा, जहाँ पर इंस्पेक्टर कमल ने उससे आने की वजह पूछी। घबराई सी सोनाक्षी ने उसे सारी बातें बता दी। कमल ये सुनकर हंसा। क्या मैडम, आप भी ना, वाह क्या डरावनी कहानी सुनाई है आपने, राम ने ब्रदर्स की फिल्मों की जैसी। ये कहानी नहीं इंस्पेक्टर, सच है बिल्कुल, वो झुंझाई हुई बोली। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि रानी की आत्मा अपना बदला ले रही है, मगर अब सवाल ये है कि एक आत्मा वाली स्टोरी पर कोई यकीन कैसे करेगा? हम उसको कैसे रोकेंगे? रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखें? एक भूत के खिलाफ? इंस्पेक्टर, आप अभिषेक और राजू को गिरफ्तार करके पूछताछ करें, वे खुद ही पूछ देंगे, अनुभव ने कहा। बार बार कहने पर इंस्पेक्टर कमल तैयार हो गए। चलो भाई लोगों, तुम्हारे कहने पर सरकारी पेट्रोल फूकना आरंभ करते हैं। मगर याद रखियो, अगर तुम्हारी भूतिया स्टोरी फ्रॉड निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बड़बड़ाते हुए वो उठ गए। कमल। पुलिस जीप में अनुभव, सोनाक्षी के साथ साथ कमल और 2 सिपाही भी सवार हो चुके थे। राजू कार चला रहा था, अभिषेक पिछली सीट पर बैठा था। अभिषेक बड़बड़ा रहा था, ना मैं उस साली रानी को मारता और ना ही ये सारा बखेड़ा शुरू होता। फिर खुद ही अपनी बात काटता हुआ बोलता है, और मैं करता भी क्या? साली दिन रात अपनी दौलत की धौंस जमाती थी और मुझे पालतू कुत्ता समझती थी। पैसा भी गिन कर देती थी मुझे। मुझे उसने देख क्या लिया एक बार कि मुझसे तलाक ही मांगने लगी। अगर हमारा तलाक हो जाता तो उसकी सारी दौलत भी उसी के साथ चली जाती। रोया, गिड़गिड़ाया, मगर वह नहीं पसीजी। गुस्से में फेंक दिया उसे सीढ़ियों से नीचे। बोलो, क्या गलत किया मैंने? मगर राजू बुत सा बनकर सब सुन रहा था। उसकी हरकत काफ़ी अजीब सी लगी अभिषेक को। सोनाक्षी का फ़ोन बज रहा था। उसने जब फ़ोन उठाया तो उसके कानों में शुभा की बदआवाज़ आवाज़ सुनाई दी। गजब हो गया मेम साहब, किसी ने मेरे पति राजू को मार डाला। ये कहकर वो रो पड़ी और सोनाक्षी हैरान रह के उसकी बातें सुन रही थी। ये क्या कह रही है नौकरानी शुभा? उसका पति तो अभिषेक के साथ सुबह ही निकल चुका है, तो फिर वह मरा कैसे? शुभा के मुताबिक घर पर लाजू की लाश थी, तो फिर अभिषेक के साथ कौन है? अभिषेक का ध्यान राजू पर गया, जो गाड़ी को सड़क से उतार कर कच्चे रास्ते पर ले आया था। अभिषेक ने कहा, अबे ये कहाँ उजाड़ में ले आया तू? ये देख, गूगल मैप भी इस रास्ते को गलत बता रहा है। कुछ जवाब देने की जगह राजू ने पीछे देखा, और जैसे उनने पीछे देखा, अभिषेक के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, क्योंकि उसका आधा चेहरा राजू का था और आधा रानी का। अभिषेक के पैरों के नीचे
जैसे ज़मीन ना हो। पसीने से नहा गया उसका जिस्म। धीरे धीरे राजू के स्थान पर रानी दिखाई दे रही थी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ये चिल्लाया अभिषेक। मगर रोकने के स्थान पर उसने और स्पीड बढ़ा दी और उसने गाड़ी गोली की सी रफ्तार के साथ एक खाई की ओर बढ़ा रही थी। तभी अभिषेक खिड़की खोलकर नीचे कूद गया और कई कराबाजियाँ खाता हुआ उसका जिस्म एक और जा पड़ा। घायल होकर थर्रा रहा था वह, चेहरा खून से लथपथ, सिर पर मोट मंडरा रही थी। भागती हुई कार गहरी खाई में समा गई और आग के गोले में तब्दील हो गई। उधर इंस्पेक्टर के आदेश के मुताबिक अभिषेक की फ़ोन लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही थी और उसी के हिसाब से वह अभिषेक को फॉलो कर रहा था। अब वह अभिषेक से ज़्यादा दूर नहीं था। अभिषेक घिसटता हुआ सड़क तक वापस आ गया था और किसी से सहायता मांगने की कोशिश में था। मगर इसे उसकी बदनसीबी कही जाए या कुछ और, उस समय वहाँ से कोई वाहन नहीं गुजरा। डर से वह इधर उधर देख रहा था कि कहीं फिर से उसकी मौत उसके पीछे ना आ जाए। अचानक उसका चेहरा खिल उठा जब एक कार उसे आती दिखाई दी। वह मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प, हेल्प। मगर ये क्या, एकदम से उसको अपनी पीठ पर धक्का सा महसूस हुआ और वह उस कार के सामने जा गिरा। एकदम से कार वाले ने ब्रेक नहीं लगा पाया। नतीजा, कार उसके एक पैर को रौंदते निकल गई। ये सब देखकर कार सवार के भागने में ही भलाई समझी और अभिषेक गला फाड़कर चीख रहा था। दर्द की एक तेज लहर उसके पैर में उठ रही थी जो अब टूटकर मुड़ गया था। उसके सामने खड़ी थी रानी की रूह जो उसे तड़पा तड़ाकर मार रही थी। मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो, गिड़गिड़ाया वह। मगर उसने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। उसने एक नज़र अभिषेक की और गुस्से से देखा और उसी समय उसके हाथ पैर बुरी तरह मुड़ने लगे। वह दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वह हंस रही थी। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को पुलिस की गाड़ी में पाया। अंधेरा छाने लगा था, उसका अंग अंग दुख रहा था, कपड़े फटकर तार तार हो रहे थे, अधमरा हो चुका था वह। उस गाड़ी में सोनाक्षी और अनुभव के साथ साथ इंस्पेक्टर कमल भी मौजूद था। उसने अभिषेक की हालत पर कहा, आपको ऐसे किसने मरोड़ तोड़ डाला? अभिषेक साहब, ठीक तो हो ना आप? ऐसे तो कोई कपड़ा भी नहीं निचोड़ा जाता। वह तो भला हो आपकी पत्नी का जो हम आप तक पहुंच सके, नहीं तो आप यमलोक पहुंच जाते। सोनाक्षी को आज अभिषेक से ज़रा भी हमदर्दी ना थी क्योंकि वह एक धोखेबाज होने के साथ साथ हत्यारा भी था। मगर अभिषेक को अपने ज़िंदा होने पर काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसको उसको रानी की रूह से बख्शीश में जान कैसे मिल गई। मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक ना सकी और उसकी ये खुशी जल्दी से एक चीख में बदल गई। वह गाड़ी के आगे सड़क पर खड़ी है, वह चिल्ला पड़ा। मगर उसके सिवा किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने वह नज़ारा देखा कि वह दहल गए। ऐसा लगा कि वह दृश्य शक्ति अभिषेक का गला दबा रही है। अभिषेक की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। केवल गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सोनाक्षी चीख कर अनुभव के सीने से लग गई। अनुभव को जैसे सारा जहां मिल गया हो। सबसे बुरी हालत इंस्पेक्टर कमल की थी। उसके मुंह से निकला, क्या क्या था ये सपना था हकीकत? क्या सचमुच आत्मा ने अपना इंतकाम ले लिया? एक भयानक बंगला, जो भी वहां आता तो कभी वापस नहीं जा पाता। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच वो लाल रंग का बंगला। सोनिया और जय अपने हनीमून के लिए शिमला निकले। रास्ते में घूमते घूमते उन्हें शाम हो गई। अभी वो शिमला से काफ़ी दूर थे, जहाँ पर
जंगल और पहाड़ी के रास्ते के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से दोनों का मूड काफ़ी ख़राब होने लगा। जय ने काफ़ी कोशिश की गाड़ी को ठीक करने की, लेकिन वो कर नहीं पाया। तभी वहाँ तेज़ बारिश होने लगी, जिसकी वजह से जय और सोनिया जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सोनिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे घबराता हुआ देखकर जय उसे छेड़ता हुआ कहता है, सोनिया क्यों डर रही हो यार? इतना अच्छा मौका बारिश में रोमांस करने का बार बार नहीं मिलता है। ये कहकर वो सोनिया को गले लगा लेता है। तभी सोनिया को ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी के सामने कोई लड़की निकल रही हो। सोनिया घबरा जाती है और कहती है, जय जय यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। जय उसे कहता है, नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा। इस जंगल में हमारे सिवा और कौन हो सकता है। ये कहकर वो सोनिया को दोबारा गले लगा लेता है। इस तरह उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे शाम के 5 बजे से रात के 10 बज गए। फ़ोन में सिग्नल न होने की वजह से वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अब उनके मन में सोचकर उम्मीद जागी कि शायद यहाँ आसपास कोई घर है। अब वो बारिश के हल्के होने का इंतज़ार करने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे और बारिश थोड़ी कम भी हो रही थी। तो जय ने सोनिया से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं आसपास देख कर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। सोनिया डर के जय से चिपक गई और बोली, नहीं जय, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। सोनिया, तुम गाड़ी के अंदर बैठो और गाड़ी को अंदर से बंद कर लो। मैं यूं गया और यूं आया, मुझे देखकर ही गाड़ी खोलना, ठीक है ना? ये कहकर जय गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी दूर तक चलता रहा। काफ़ी दूर आने पर उसे एक गाड़ी दिखाई दी। अब जय में थोड़ी हिम्मत आई और वो आगे जाकर देखता है कि एक लड़का गाड़ी ठीक कर रहा है और एक लड़की डरी हुई गाड़ी में बैठी हुई है। जय सोचता है, शायद ये पति पत्नी होंगे और हमारी तरह घूमने आए होंगे। जय उनके पास जाकर पूछता है, माफ़ कीजिए, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों कौन हैं? वो लड़का मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जी बिल्कुल जान सकते हैं, मैं गर्व और ये मेरी पत्नी निहारिका है। हम दोनों घूमने के लिए निकले थे, लेकिन ख़राब गाड़ी और ख़राब मौसम होने की वजह से यहाँ फंस गए। तब जय भी उन्हें अपनी स्थिति बताता है, जो उन चारों की एक जैसी है। अब गर्व और जय मिलकर उस दिशा में जाते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही वो दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, यहाँ कोई रहता है? उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है। वो लड़की भला की खूबसूरत और उसने लाल रंग का गाउन पहना हुआ है। वो दोनों उस लड़की को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जय उस लड़की को अपने बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या सिर्फ आज की रात के लिए हम चारों को आपके बंगले में जगह मिल सकती है? प्लीज़, अगर आप बुरा ना माने तो। वो लड़की उन चारों को वहाँ रुकने की आज्ञा दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो कहती है, अगर आप चारों सिर्फ लाल रंग के कपड़े ही यहाँ पर पहनोगे तो आप यहाँ रुक सकते हो। गर्व कहता है, मुझे मंजूर है, क्योंकि हमारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मेरी पत्नी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। मैं भी आने से पहले अपने बैग से लाल कुर्ता पहन लूँगा। ये कहकर गर्व वापस अपनी पत्नी निहारिका को लेने चला जाता है। लेकिन जय कहता है, हम दोनों में से कोई भी लाल कपड़े नहीं पहन पाएगा, क्योंकि हम लेकर नहीं आए हैं। वो लड़की कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत से लाल कपड़े मिलेंगे, आते ही पहन लेना।
जय भी वापस जाने लगता है सोनिया को लेने। वो वापस जाकर सोनिया को सारी बात बताता है। सोनिया कहती है, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ये लाल रंग का बंगला और वो लड़की जिसने ऐसी अजीब शर्त रखी है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय, जो पहले ही उस लड़की की तरफ आकर्षित हो चुका था, वो कहता है, अरे इसमें अजीब क्या, लाल कपड़े पहन लेने में हमारी कौन सी जान निकल जाएगी। सोनिया जय को बीच में ही टोकते हुए कहती है, शुभ शुभ बोलिए आप। अब जय के ज़्यादा जोर देने पर सोनिया भी थोड़ा ज़रूरी सामान निकालती है और उसके साथ चल पड़ती है लाल बंगले की ओर। वो चारों एक साथ ही लाल बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की चारों ओर देखती है और चारों को ही बड़े अच्छे से निहारती है। वहाँ वो चारों देखते हैं कि पूरा बंगला सिर्फ लाल रंग से रंगा हुआ है। यहाँ तक कि दरवाजे और छत भी लाल रंग की है। अब चारों को कमरे भी लाल रंग के ही मिलते हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हैं। जय और सोनिया अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ लाल रंग का ही है। अब जय सोनिया से कहता है कि अपने और मेरे कपड़े निकाल लो, जब तक मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की ओर बढ़ते हैं। सोनिया अब लाल रंग के कपड़े निकाल के जैसे ही अलमारी खोलती है, उसे अलमारी में कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जोर से चीखती है और जय से चिपक जाती है। जय सोनिया से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों चीख रही हो? सोनिया लड़खाती हुई जवान से कहती है, वो कंकाल है अलमारी में। जय उसके साथ अलमारी के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई कंकाल नहीं है। उस अलमारी में लाल रंग के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए थे। जय सोनिया से कहता है, यार तुम्हारा वहम होगा। और ये कहकर उसमें से कपड़े निकालकर सोनिया को पहनने को देता है और सोनिया और जय अलमारी में से लाल रंग के कपड़े निकाल लेते हैं। सोनिया अपना लाल रंग का गाउन लेकर बाथरूम में जाती है और जैसी पानी चलाती है तो वो पानी भी लाल रंग का आने लगता है। सोनिया फिर से चीखती है और बाहर चली जाती है और जय के पूछने पर बताती है, जय जय देखो ना, पानी की जगह खून आ रहा है। उसकी बातों से जय हंसने लगता है और कहता है, क्या घर से कोई डरावनी फिल्म देख के आई हो क्या? ये कहकर वो उसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वो सोनिया को पानी चलाकर दिखाता है। अब सोनिया और जय कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन जय के दिमाग में उसी लाल गाउन वाली लड़की का सुंदर सा चेहरा घूमने लगता है। पता नहीं कौन सा आकर्षण था उस चेहरे में कि वह चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। अब वो सोनिया से कहता है, मैं ज़रा बाहर का माहौल देख कर आता हूँ। सोनिया कहती है, रहने दीजिए, मुझे अजीब गरीब लग रहा है, आप बाहर मत जाइए। लेकिन जय नहीं मानता और उठकर बाहर चला जाता है। वो सोनिया को दरवाज़ा बंद करके आराम करने की सलाह देता है और बाहर वो एक लंबी सी लॉबी में चला जाता है, जिसके आसपास बहुत से कमरे हैं। बिजली चमक रही है और कमाल की बात यह है कि घने जंगल में जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, उस समय भी बंगले में बिजली है। इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। जय तो बस उस लड़की से मिलना चाहता है। तभी उसे लगता है जैसे पीछे से कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी सांस घुटने लगती है और वो वही ज़मीन पर गिर जाता है। अब उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं कि तभी उसकी गर्दन दबाने वाले वो हाथ गायब हो जाते हैं। वो उठकर चारों ओर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। जय मन में सोचता है कि शायद उसका भ्रम होगा। ये सोचकर वो आगे की ओर बढ़ता है। तभी उसे बहुत मधुर पियानो की आवाज़ आने लगती है और वो उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अब वो एक बड़े से हॉल में आता है तो देखता है कि वहीं लाल गाउन में बैठी वो लड़की पियानो बजा रही है।
जय उसकी धुन सुनकर होश खोने लगता है और ठीक उसके सामने का एक सोफे पर बैठ जाता है। जय उसकी बजाई मदहोश धुन में खोने लग जाता है। तभी उस लड़की की नज़र जय पर पड़ती है और वो उठकर उसके करीब आती है। ठीक जय के सामने टेबल पर 2 कांच के गिलास और रेड वाइन रखी हुई है। बिना जय की इच्छा जाने वो दोनों गिलासों में वाइन डालकर एक गिलास जय की ओर बढ़ाती है। जय लगातार उसकी आंखों में देखता हुआ वाइन पीता रहता है। फिर खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़की से पूछता है, अगर इजाज़त हो तो क्या मैं इस हुस्न की मलिका का नाम जान सकता हूँ? वो लड़की जय दोबारा उसका नाम इस अंदाज में पूछने से प्रभावित हो जाती है और अपना नाम साइना बताती है। जय उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाता है और उसे देखता जाता है। अब साइना जय को कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? जय तो यही चाहता था कि किसी भी तरह वो साइना के करीब आ सके। वो साइना की बात को सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, आज की रात भी क्या कयामत की रात है जब दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ डांस करना चाहती है। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। साइना उसकी बात सुनकर बहुत मुस्कुराती है कि तभी जय कहता है, बहुत कातिल हंसी है तुम्हारी। साइना जैसे कहती है, ध्यान रखिएगा कहीं आपका कत्ल ना हो जाए। जय भी बड़े शायराना अंदाज में जवाब देता है और कहता है, अब कत्ल का भी कोई गम नहीं होगा। ये कहकर वो साइना का हाथ पकड़कर खो जाता है। साइना एक मदहोश सी करने वाली धुन चला देती है और दोनों उस मीठी धुन पर डांस शुरू कर देते हैं। जय साइना के साथ डांस करने में इतना खो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसकी पत्नी सोनिया इस अजीब सी जगह में अकेली कमरे में है। एक खूबसूरत लड़की का नशा उसे उसके पति धर्म को भुला चुका है। दूसरी ओर सोनिया अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है और उसे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिजली चमक रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। सोनिया बिस्तर पर लेटे हुए बार बार करवटें बदल रही है। अब जब जय को गए हुए काफ़ी देर हो जाती है तो सोनिया कमरे में ही टहलने लगती है। वो देखती है कि उसकी कमरे की एक खिड़की से बंगले का सारा नज़ारा दिखता है। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है लेकिन तेज़ बारिश में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉबी में आती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उनके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में गर्व और निहारिका ठहरे थे। वो सोचती है क्यों ना उनकी मदद मांगी जाए। ये सोचकर वो उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन बहुत देर खटकाने के बाद भी कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ बहुत से कमरे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे लगता है जिसके पीछे कोई चल रहा हो। वो मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सबसे आखिर के कमरे तक पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि पूरे बंगले में सिर्फ एक ही कमरा है जो लाल रंग का नहीं है। वो उस कमरे का दरवाज़ा खोलने लगती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा जाम है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। उस कमरे में सोनिया जैसे ही प्रवेश करती है उसे सामने एक तस्वीर दिखाई देती है जिसे देखते ही वो हैरान हो जाती है और डर से कांपने लगती है। उसके सामने एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जिसने इन चारों को लाल बंगले में पनाह दी थी। उस तस्वीर पर एक बड़ा सा हार भी चढ़ा हुआ है। अब सोनिया समझ जाती है कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि कोई भटकती हुई प्रेत आत्मा है। वो डर की वजह से कांपने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रोते हुए उसकी नज़र एक और दरवाजे पर जाती है जो उसी कमरे में से होकर बाहर जा रहा था। अब सोनिया उस दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि कुछ सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही हैं।
पहले तो वो वापस आने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद यही कुछ सुराग मिल जाए जो उसे उसके जय तक पहुंचा दे। ये सोचकर वो अंधेरी सीढ़ियों पे चलती है। दूसरी ओर जय सानिया के साथ डांस करने में पूरी तरह व्यस्त हो जाता है।